गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट में आज अपन देखते हैं डिटर्मिनेशन मेथड्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो फोर्थ जो मेथड है प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट एनालिसिस में क्या होता है कि अपन इसके द्वारा ये डिटरमाइन करते हैं कि जो भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है उस और प्रोडक्ट के साथ में सह उत्पाद भी प्राप्त होता है, को प्रोडक्ट भी बनता है, तो अपन प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट उन दोनों का एनालिसिस करते हैं कि उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट क्या बने हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद में अपन देखते हैं कि उनकी जो रिलेटिव अमाउंट्स हैं एक दूसरे के प्रति वो कितने परसेंटेज में बने हैं, उनकी जो कितनी जो मात्रा बनती है उसका भी अपन एनालिसिस करते हैं, और प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन के साथ में और वो कितनी मात्रा में बना है, इन दोनों एनालिसिस के द्वारा अपन उस रिएक्शन है, उस रिएक्शन में इंटरमीडिएट स्पीसीज है और उस इंटरमीडिएट स्पीसीज है उसका डिटेक्शन करते हैं। क्योंकि यदि कोई मान लीजिए दो रिएक्टेंट्स हैं और दोनों रिएक्टेंट्स के द्वारा समान ही उत्पाद प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट भी समान ही है, क्योंकि समान इंटरमीडिएट से ही समान उत्पाद क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट का एनालिसिस करके भी अपन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है उस अभिक्रिया की मैकेनिज्म को निर्धारित कर सकते हैं, या अभिक्रिया की मैकेनिज्म है वो प्रोडक्ट एनालिसिस के द्वारा भी निर्धारित की जा सकती है। तो आज इस अपन मेथड में अपन देखते हैं, एक एग्जांपल्स के द्वारा अपन इसको बात को समझते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट एनालिसिस के द्वारा रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको अपन डिटरमाइन करते हैं। तो यहां पर यूं देखिए आप, जैसे एक एग्जांपल लीजिए आप, जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH2Cl, ठीक है। और यहां पर अपन कह सकते हैं कि 1 क्लोरो 2 मैथिल 2 ब्यूटीन है ये। दूसरा यहां पर अपन देखेंगे कि इससे जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इस तरीके से कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। दूसरा अपन एग्जांपल लें CH3Cl CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर अपन देखें CH3 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर देखेंगे कि ये जो कार्बोकैटायन है ये मोर स्टेबल है, और यहां पर ये इस तरीके से ये रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस करेगा तो ये इस तरीके से बनेगा और ये इस तरीके से बनेगा। अब यदि इस कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, यदि अपन इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं न्यूक्लियोफाइल्स के द्वारा, तो यहाँ OH माइनस है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है CH3 डबल बॉन्ड CH2OH, और यदि इसके द्वारा यहाँ पर प्रोडक्ट का होता है तो यहाँ पर CH3OH और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखा गया कि ये जो प्रोडक्ट है वो 85% बनता है, और ये जो प्रोडक्ट है ये 15% फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर इस तरीके से दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। अब यदि अपन ये रिएक्टेंट ले रहे हैं तो इस रिएक्टेंट से भी जो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे वो इस तरीके से ये दो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, एक ये वाला प्रोडक्ट और एक ये वाला प्रोडक्ट।
ये प्रोडक्ट है वो 85% प्राप्त होता है, और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो 15% प्राप्त होता है। यदि अपन ये दूसरा प्रोडक्ट दूसरा रिएक्टेंट लेते हैं और इस रिएक्टेंट्स की रिएक्शन भी अपन एक्वस केवच के साथ में करवाते हैं, तो एक्वस केवच के साथ में करवाएंगे तो इस रिएक्टेंट के द्वारा भी यही अपने को 2 प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, और इनकी जो आपेक्षिक मात्राएं हैं, जो इनकी रिलेटिव अमाउंट्स हैं कि कितनी मात्रा में ये बनता है, तो इसके द्वारा भी यही इनकी आपेक्षिक मात्राएं होंगी, और उस रिएक्टेंट के द्वारा भी यही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और इसके द्वारा भी यही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के द्वारा यदि सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं तो इसका मतलब इन दोनों के द्वारा ही सेम रिएक्टेंट सेम इंटरमीडिएट स्पीशीज बन रही है, क्योंकि यदि सेम इंटरमीडिएट स्पीशीज बनती है तभी यहां पर प्रोडक्ट है वो भी अपने को सेम प्राप्त होते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इसके द्वारा भी ये इंटरमीडिएट स्पीशीज बनेगी, और ये इंटरमीडिएट स्पीशीज लेस स्टेबल होने के कारण से ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट जो कार्बोकैटाइन है उसमें चेंज हो जाएगी, और जो प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन के अकॉर्डिंग मोर अमाउंट में फॉर्मेशन होता है, और ये लेस स्टेबल कार्बोकैटाइन है तो इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी कम होती है, और इसी कारण से इसकी जो अपेक्षिक मात्रा है वो 15% प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके द्वारा भी इसी तरीके से रेजोनेंस होगा और इसके द्वारा भी इस तरीके से रेजोनेंस होगा। तो अपन जैसे ये रिएक्टेंट्स हैं और इस रिएक्टेंट्स का अपन इसकी मैकेनिज्म का अपन एनालिसिस करते हैं, और तो जब भी अपन इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे तो इसकी मैकेनिज्म में अपन ये दोनों जो रिएक्टेंट्स ये दोनों जो इंटरमीडिएट स्पीशीज है इन इंटरमीडिएट स्पीशीज को जरूर लिखना पड़ेगा, और अपन ये कह सकते हैं कि दोनों के द्वारा सेम इंटरमीडिएट स्पीशीज बनती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के एनालिसिस के द्वारा भी अपन जो रिएक्शन है उस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को निर्धारित कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ये जो प्रोडक्ट एनालिसिस का एग्जांपल है उसको अपन इस तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा भी देखिए एक अपन दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर भी अपन प्रोडक्ट एनालिसिस का एनालिसिस करके उसकी अपन जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक दूसरा रिएक्शन है जैसे बैकमान रीअरेंजमेंट। बैकमान रीअरेंजमेंट में आप देखेंगे कि यहाँ पर अपन एक ऑक्जिम लेते हैं, इस तरीके से यहाँ पर ये ऑक्जिम होता है, और इसकी रिएक्शन यदि अपन H2SO4 के साथ में करवाते हैं तो H2SO4 के साथ में करवाने पर अपने को इस तरीके से R-NH सब्स्टिट्यूटेड एमाइड प्राप्त होता है ना। इस रिएक्शन को अपन कहते हैं बैकमान रीअरेंजमेंट। अब इस रिएक्शन से अपन क्या समझ रहे हैं या इस रिएक्शन से क्या समझाना चाह रहा हूं, तो आप यहाँ पर देखिए जैसे ये रिएक्शन होती है और उसका बैकमान रीअरेंजमेंट करवाना चाह रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर ये जो उत्पाद बन रहा है इस उत्पाद का एनालिसिस करते हैं, और इस उत्पाद का एनालिसिस करने पर जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि रीअरेंजमेंट हो रहा है, और रीअरेंजमेंट में ये एल्किल समूह है उस एल्किल समूह का माइग्रेशन हो रहा है, और एल्किल समूह का माइग्रेशन हो रहा है तो यहाँ पर 2 एल्किल समूह हैं। तो देखने वाली बात यह है कि कौन से एल्किल समूह का माइग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर इस R की बात करें या R' की बात करें कि R का माइग्रेशन हो रहा है या R' का माइग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर कौन से का माइग्रेशन हो रहा है ये अपन प्रोडक्ट एनालिसिस के द्वारा ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट का एनालिसिस किया तो यहाँ पर देखिए ये R' है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो R' नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है,
इसका मतलब क्या हुआ कि ओक्जिम है, ओक्जिम के दो समायोगी होते हैं, है ना, सिन और एंटी। तो जैसे यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि आर और आर डैश डबल बॉन्ड एन और यहां पर ओ एच, इस तरीके से ये आर डैश है वो है ओ एच के एंटी पोजीशन के ऊपर है, और यहां पर सी डबल बॉन्ड एन और ओ एच आर डैश आर, ये इस तरीके से है। अब ये रिएक्शन लिया है और इससे अपन को ये प्रोडक्ट बन रहा है यहां पर आर डैश एन एच सी ओ आर। तो यहां पर देखा गया कि ये एंटी है, इसके द्वारा ये प्रोडक्ट बन रहा है। और यदि अपन इस तरीके से ले लें, इस आर डैश के रेफरेंस में ये सिन है, तो यहां पर देखा गया कि इस तरीके का प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो इसके द्वारा ये प्रोडक्ट नहीं बन रहा है ऐसा प्रोडक्ट, और यहां पर इसी के द्वारा ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका मतलब यहां पर जो माइग्रेशन करने वाला जो एल्किल सब्स्टिट्यूट है, वो माइग्रेशन करने वाला एल्किल सब्स्टिट्यूट ये है। और यहां पर बात आती है कि कौन सा एल्किल सब्स्टिट्यूट माइग्रेट करता है। तो यहां पर आप देखिए जो एल्किल सब्स्टिट्यूट OH के एंटी पेरिप्लेनर होता है वो ही माइग्रेट करता है। यहां पर ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो इस प्रोडक्ट में आर डैश माइग्रेट कर रहा है। ये जो है इसमें ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसमें दूसरा ही बनेगा, क्योंकि इसके एंटी पेरिप्लेनर क्या है, आर है। तो यहां पर जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के साथ में क्या जुड़ेगा, आर जुड़ेगा, न कि आर डैश। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना ये बात। मतलब ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के एनालिसिस के द्वारा ही अपन इस बात का पता लगा पा रहे हैं कि एल्किल जो दो एल्किल ग्रुप हैं, जो एक एल्किल ग्रुप है वो OH के सिन पोजीशन में है और दूसरा जो एल्किल ग्रुप है वो OH के एंटी पोजीशन में है। तो यहां पर जो सिन पोजीशन में एल्किल समूह है उसका माइग्रेशन होता है, या फिर जो इसके एंटी पोजीशन में जो आर डैश समूह है उसका माइग्रेशन होता है। ये इसके मैकेनिज्म में पता नहीं चल रहा कि किसका माइग्रेशन होता है। तो उसके लिए फिर अपन ने क्या किया, प्रोडक्ट का एनालिसिस किया, और प्रोडक्ट का एनालिसिस करने पर यह पता चला कि यहां पर तो क्योंकि आर जुड़ रहा है ना, आर डैश जुड़ रहा है ना नाइट्रोजन से, तो इसका मतलब एल्किल समूह का माइग्रेशन हो रहा है। और एल्किल समूह का माइग्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब जो OH समूह के एंटी पेरिप्लेनर होता है उसी आर का क्या होता है, माइग्रेशन होता है। तो इस तरीके से अपन जो बैकमान रीअरेंजमेंट है, और उस बैकमान रीअरेंजमेंट की जब भी अपन मैकेनिज्म लिखेंगे तो उस मैकेनिज्म में अपन इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो एंटी पेरिप्लेनर एल्किल सब्स्टिट्यूट होता है उसी का बैकमान रीअरेंजमेंट के दौरान माइग्रेशन होता है। और जब भी इसके मैकेनिज्म लिखेंगे तब एंटी जो समूह होता है उसी का अपने को माइग्रेशन करवाना है। तो इसकी देखिए अपन मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं, यहां पर जैसे मैकेनिज्म आर सी आर डैश डबल बॉन्ड एन OH, और एसिडिक मीडियम में है तो ये H+, तो यहां पर आर सी आर डैश डबल बॉन्ड एन OH2+। उसके बाद में यहां पर अपन देखेंगे कि ये OH2 यहां से हट रहा है, तो जो एंटी समूह है वो माइग्रेट कर रहा है। तो यहां पर आ जाएगा आर डैश एन डबल बॉन्ड सी आर डैश आर, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में यहां पर H2O मॉलिक्यूल्स है, उसका जो लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करता है। तो यहां पर आर डैश एन डबल बॉन्ड COH2, और यहां पर ये R और ये पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में यहां पर अपन देखेंगे ये इस तरीके से, तो यहां पर R N डबल बॉन्ड
COHR और ये R डैश, और यहां पर H प्लस, तो ये लोन पेयर यहां पर अटैक करेंगे तो ये R डैश N H डबल बॉन्ड COHR, और यहां पर इसने लोन पेयर दिए हैं यहां पर, तो इसके कारण से यहां पर पॉजिटिव चार्ज, तो फिर ये अपना पॉजिटिव चार्ज का ये यहां पर और ये यहां पर, तो माइनस H प्लस, तो यहां पर R डैश N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR H, यहां पर देखिए ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट है। तो यहां पर माइग्रेशन किसका हुआ है, जो OS समूह के क्या था, एंटी में था, उस R डैश का माइग्रेशन हुआ है। तो ये इससे किससे पता चला है, ये प्रोडक्ट एनालिसिस से पता चला है। तो इस प्रकार से ये जैसे ये बैकमान रीअरेंजमेंट है ना, उस बैकमान रीअरेंजमेंट में आप प्रोडक्ट एनालिसिस के द्वारा ही अपन ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म है वो डिसाइड होती है। तो इस तरीके से बैकमान रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म होती है। तो इस तरीके से अपन प्रोडक्ट एनालिसिस के द्वारा भी कोई भी जो रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आज अपन ये प्रोडक्ट एनालिसिस में किस तरीके से करते हैं ये आपने पढ़ा है। थैंक्स।